हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार पुनः आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। तो दोस्तों आज की इस वीडियो हम क्लास 12 बायोलॉजी एनसीईआरटी चैप्टर 2 का जो हमारा आज का लेक्चर दोस्तों, इसमें हम देखेंगे मादा युग्मकोद्भिद का विकास देखेंगे या भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है, यानी डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। देखिए मादा युग्मकोद्भिद का विकास जो है हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। तो चलिए सीधे अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है दोस्तों, जो बीजांड की संरचना होती है या ओव्यूल की स्ट्रक्चर होती है, तो बीजांड की संरचना के अंदर क्या होता है दोस्तों, बीजांडकाय ऊतक होते हैं और उन बीजांडकाय ऊतक में क्या होती है, गुरु बीजाणु कोशिका होती है। क्या होती है दोस्तों, मेगा स्पोरेंजिया सेल होती है। और इस गुरु बीजाणु जो कोशिका है यह किसके अंदर पाई जाती है, बीजांड की संरचना के अंदर क्या होता है, जो बीजांडकाय ऊतक है उसमें क्या होता है, गुरु बीजाणु कोशिका पाई जाती है। अब देखिए जो हमारे पास ये गुरु बीजाणु कोशिका होती है दोस्तों, ये जो एक हमारे पास मान लीजिए यहाँ पास हमारे पास एक गुरु बीजाणु मात्र कोशिका है, उसमें से क्या होगा, उनमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है या मियोसिस डिवीजन होता है। अब अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद क्या होता है दोस्तों, चार प्रकार की कोशिकाएं बनती है। यहाँ पास आप देख सकते हो चार प्रकार के गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु की कोशिका बनती है। देखिए तो चार प्रकार की गुरु बीजाणु कोशिका जो बनती है दोस्तों, इसमें से क्या होता है, यहाँ पास आप देख सकते हो एक दो तीन, ये तीनों कोशिकाएं क्या हो जाती है, बाद में नष्ट हो जाती हैं और केवल एक ही हमारे पास यहाँ पे देख सकते हो, ये जो हमारी कोशिका है केवल एक ही क्रियात्मक गुरु बीजाणु हमारे पास शेष बचता है। और यह किसके सिरे पर बनता है दोस्तों, यह निभाग के सिरे पर रहता है। चलिए दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो क्या होता है दोस्तों, देखिए इनमें से जो चार कोशिकाएं हमारे पास बनी है, इनमें से एक दो तीन ये कोशिकाएं क्या होती है, नष्ट हो जाती है। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, इसमें से तीन कोशिकाएं जो है नष्ट हो जाती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, कि क्रियात्मक गुरु बीजाणु से क्या होता है, भ्रूण कोश बनता है। तो देखिए दोस्तों एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश के निर्माण को हम क्या कहते हैं, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं, या इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। क्या कहा दोस्तों हमने कि यदि एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से भ्रूण कोश का निर्माण होता है तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एक बीजाणु भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं, या इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन कहते हैं। और देखिए दोस्तों इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसकी खोज सबसे पहले स्ट्रासबर्गर ने पॉलीगोनम पादप में बताया था। क्या बताया दोस्तों, क्योंकि इसको सर्वप्रथम स्ट्रासबर्गर ने क्या किया था, पॉलीगोनम पादप में बताया था, इसीलिए इसको हम पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोश परिवर्धन भी कहते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दोस्तों जो हमारा भ्रूण कोश है। देखिए दोस्तों हमारे पास यहाँ पे एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है और इसी एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु से हमारा भ्रूण कोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास होगा। और जो ये क्रियात्मक गुरु बीजाणु होते हैं दोस्तों, ये भ्रूण कोश का मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए प्रथम कोशिका होती है। देखिए दोस्तों यही जो क्रियात्मक गुरु बीजाणु होते हैं, तो भ्रूण कोश या युग्मकोद्भिद के निर्माण के लिए यही हमारी प्रथम कोशिका होती है। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं मादा युग्मकोद्भिद या फीमेल गैमेटोफाइट या भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये हमारे पास एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है और ये कैसा है दोस्तों, हेप्लॉइड है या अगुणित है। अब देखिए दोस्तों इनमें क्या होता है, मेन चीजें हमको तीन बातों का ध्यान रखना है इसमें। देखिए इसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है और 3 बार समसूत्री विभाजन होता है। कितनी बार दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है, 3 बार इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है। अब तीनों बार जो माइटोसिस डिवीजन होगा दोस्तों, तो माइटोसिस डिवीजन हमको मालूम है दोस्तों कि जो समसूत्री विभाजन होता है उसमें जो एक सेल से दूसरी सेल बनेगी, उसमें क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन में दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले तो केंद्रक का विभाजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और केंद्रक के विभाजन के बाद क्या होता है, कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। तो समसूत्री विभाजन दोस्तों क्या होता है, समान प्रकार का विभाजन होता है तथा इसमें से एक सेल बनेगी, एक सेल से दोस्तों 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 बनेगी, इस प्रकार का विभाजन होता है। यानी इसमें एक केंद्रक है तो एक केंद्रक से यदि एक बार समसूत्री विभाजन हुआ तो 2 केंद्रक बनेंगे, 2 से 4 केंद्रक बनेंगे, 4 से 8 बनेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। तो इस मादा युग्मकोद्भिद के निर्माण में दोस्तों क्या होता है, 3 प्रकार का समसूत्री विभाजन होता है। चलिए तो सीधे स्टार्ट करते हैं दोस्तों, मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश का निर्माण कैसे होता है दोस्तों, या एम्ब्रियो साइक का निर्माण कैसे होता है। तो आइए देखते हैं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है। क्या दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास एक क्रियात्मक गुरु बीजाणु है जो कैसा है हमारे पास, या ये हेप्लॉइड है या अगुणित है। अब देखिए इसमें इसके अंदर क्या है, एक केंद्रक है
अब देखिए क्या होता है, इसमें पहला जो समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पे अब पहला समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब देखिए जब पहला समसूत्री विभाजन हो रहा है तो ये इसमें क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो केंद्रक के विभाजन में क्या होता है, यहाँ पास आप देख सकते हो एक केंद्रक है तो इसमें समसूत्री विभाजन होगा। अब समसूत्री विभाजन होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो आप एक केंद्रक से दो केंद्रक बन गए। यहाँ पे एक केंद्रक था लेकिन यहाँ पे देख सकते हो आप एक दो केंद्रक बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब इसके बाद ये जो अवस्था है हमारी, ये क्या कहलाती है, दो केंद्र की भ्रूणकोश अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों, दो केंद्र की भ्रूणकोश कहला गई। अब इसके बाद अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, अब इसमें क्या होता है, दूसरी बार समसूत्री विभाजन हो रहा है। अब दूसरा समसूत्री विभाजन होगा दोस्तों, इसमें भी क्या होगा, केंद्रक का विभाजन होगा। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पास हमारे पास दो केंद्रक हैं। कितने केंद्रक हैं, दो केंद्रक हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो इन दो केंद्रक से अगले स्टेप में क्या हो रहा है, समसूत्री विभाजन। तो समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप दो से यहाँ पे देख सकते हो आप एक दो तीन चार, चार कितने, चार केंद्र की भ्रूणकोश बन गया है। अब देखिए चार केंद्रीय भ्रूणकोश बनने के बाद इसमें अब क्या होता है, अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसमें तीसरा समसूत्री विभाजन होगा। अब तीसरा समसूत्री जो विभाजन होता है दोस्तों, इसमें भी केंद्रक विभाजित होता है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पास जो हमारे चार केंद्र की संरचना बनी है इसको हम क्या बोलते हैं, चार केंद्र की भ्रूणकोश बोलते हैं। चलिए इसके बाद जब तीसरा समसूत्री विभाजन होता है दोस्तों, या तीसरा माइटोसिस डिवीजन होता है, तो इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन होता है इसमें भी। अब देखिए इसमें क्या होता है, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे केंद्रक का जब विभाजन होगा, तीसरी बार जब समसूत्री विभाजन होगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चार सेल सी चार केंद्र की भ्रूणकोश था और चार केंद्रक से आप देखिए यहाँ पे कितने, 8 केंद्रक बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे देख सकते हो आप कितने केंद्रक बन गए हैं, 8 केंद्रक बन चुके हैं। तो इसमें देख सकते हैं चार केंद्रक जो है हमारे कहाँ हैं, ये निभाग के सिरे पर हैं, और चार केंद्रक कहाँ होते हैं, बीजांड द्वार के सिरे पर होते हैं। चलिए अगले स्टेप में क्या होता है, इस स्टेप के बाद जो हमारा अगला स्टेप है, तो देखिए अगले स्टेप में अब क्या होता है कि अगले स्टेप में दोस्तों क्या होता है, ये जो जितने भी हमारे केंद्रक बने हैं एक निश्चित एक देख सकते हैं एक ग्रुप में विभाजित हो जाते हैं। देख सकते हैं ऊपर की साइड 3 केंद्रकों का ग्रुप बन गया है और बीच में 2 केंद्रकों का ग्रुप बन गया है, और इसके बाद नीचे साइड भी आप देख सकते हो 1 2 3 केंद्रकों का ग्रुप बन गया है। चलिए दोस्तों, अब इस स्टेप के बाद क्या होता है, अगले स्टेप में अब क्या होता है, अब देखिए केंद्रक का विभाजन तो हो चुका हमारे पास। अब यहाँ पे क्या होगा, कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा। तो देखिए कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो इसके फलस्वरूप क्या होगा, इनमें भित्ति का निर्माण होगा। देखिए जो हमारे पास भ्रूणकोश बना है, यहाँ पे देख सकते हैं 8 केंद्र की जो भ्रूणकोश हमारे पास बन चुका है। अब इसमें देखिए क्या होता है, इसमें अब भित्ति का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि फाइनली हमारे पास जो भ्रूणकोश बन चुका है, यह मादा युग्मकोश भी बन चुकी है। इसमें आप देख सकते हो 8 केंद्र की जो भ्रूणकोश हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 केंद्र की जो भ्रूणकोश है, देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, भित्ति का निर्माण हो गया है। ये केंद्रक के ऊपर आप देख सकते हो केंद्रक के चारों ओर 1 2 3 भित्ति इधर बन चुकी है, और दोस्तों यहाँ पे भी 3 भित्ति नीचे साइड बन चुकी है। चलिए तो फाइनली दोस्तों हमारा जो ये मादा भ्रूणकोश है या मादा युग्मकोश बीज है, इसमें देखिए क्या क्या मुख्य भाग होते हैं। इसमें देखिए जो बीच के 2 केंद्रक हैं, इनको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इनको हम ध्रुव केंद्रक बोलते हैं। क्या कहते हैं, इनको हम ध्रुव केंद्रक बोलते हैं या पोलर न्यूक्लियस बोलते हैं। अब देखिए इसके जो ऊपर की तीनों सेल होती है, ये एक सेल बन गई और एक ये सेल बन गई और एक ये सेल, तो 3 सेल ऊपर की ओर बन गई। तो ऊपर की ओर जो तीनों सेल बन गई दोस्तों, इनको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुखी कोशिकाएं या एंटीपोडल सेल कहते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, जो हमारा नीचे की ओर जो बनी है, ये ऊपर वाली जो कोशिका आपको दिख रही है दोस्तों, उसको हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और ये अंड कोशिका कैसी होती है, प्लाइड होती है, यानी सिंगल एन होती है। कैसी होती है, अगुणित होती है। और जो नीचे की 2 कोशिकाएं दिख रही है आपको, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिकाएं कहते हैं। और यह कैसी होती है दोस्तों, 2n होती है, यह डिप्लॉइड होती है। 2 कोशिकाएं हैं तो डिप्लॉइड देखिए दोस्तों। और ये अंड कोशिका और सहायक कोशिका आपस में मिलकर के कैसी बना लेंगे, ये n है और ये 2n है, तो ये कैसी हो जाएगी, 3n। तो अंड कोशिका और सहायक कोशिका को हम आपस में दोनों को मिला के क्या बोलते हैं दोस्तों, अंड समुच्चय कहते हैं हम इसको। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, हमारे पास जो ये बीज का पूरा भाग है, ये वाली जो कोशिका है, बीज की कोशिका है, इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रीय कोशिका बोलते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा भ्रूणकोश कितना होता है, 7 कोश की भ्रूणकोश बन गया। देख सकते हो आप 1 2 3 4 5 6, और ये बीच वाली जो केंद्रीय कोशिका है, तो कुल मिला के कितनी कोशिकाएं बन चुकी दोस्तों, 7 कोशिकाएं यहाँ पे बन चुकी है। और वहीं यदि हम केंद्रकों की बात करें दोस्तों, तो केंद्रक हमारे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो गई दोस्तों, 8 हो गई। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जो हमारा
जो भ्रूण कोष बना है वो कैसा होता है, 7 केंद्र की का 7 कोष की व 8 केंद्र की भ्रूण कोष होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मादा युग्म कोष विधि या भ्रूण कोष का निर्माण किस तरह से हुआ। तो चलिए दोस्तों, एक बार पुनः समझ लेते हैं हमने क्या कहा। सबसे पहले दोस्तों क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले क्या होता है, एक हमारे पास क्रियात्मक गुरु बीजाणु था, या ये कैसा था, हेप्लॉइड था या अगुणित था। इसमें क्या होता है, पहला समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें क्या होता है, केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन को हम क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। और केंद्रक के विभाजन के बाद दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हो एक केंद्रक से यहाँ पे 2 केंद्रक बन चुके हैं, और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं दोस्तों, 2 केंद्र की भ्रूण कोष कहते हैं। अब इसके बाद देखिए अगले स्टेप में क्या होता है, इसमें जब दूसरा समसूत्री विभाजन होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें दूसरा समसूत्री विभाजन हो रहा है, इसमें भी अब केंद्रक का विभाजन होगा। तो समसूत्री विभाजन से समान प्रकार का विभाजन होगा। तो यहाँ पे 1-2 केंद्रक हैं, तो यहाँ पे कितने केंद्रक बन गए हैं, 4 केंद्रक बन गए हैं, 1 2 3 4 केंद्रक। और इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, 4 केंद्र की भ्रूण कोष कहते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है, तीसरा समसूत्री विभाजन होता है। तो तीसरा समसूत्री विभाजन हुआ तो इसमें भी केंद्रक का विभाजन होता है। और केंद्रक के विभाजन के फलस्वरूप क्या होता है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 4, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 4 केंद्रक हैं। तो इन 4 केंद्रकों से यहाँ पे जब समसूत्री विभाजन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो 8 केंद्रक बन चुके हैं। और ये हमारा क्या है, 8 केंद्र की भ्रूण कोष है। अब देखिए इस 8 केंद्र की भ्रूण कोष में से 4 केंद्रक ऊपर की ओर हैं। ये कैसे हैं दोस्तों, निभाग के सिरे की ओर है। और जो हमारे 4 केंद्रक नीचे की ओर होते हैं, ये किसकी तरफ होते हैं, बीजांड द्वार की तरफ होते हैं। अगले स्टेप में क्या होता है दोस्तों, ये जो हमारे 8 केंद्रक बने हैं ये कैसे होते हैं, ग्रुप में बन जाते हैं। अब देखिए ये अलग अलग ग्रुप बना लेते हैं। तो देखिए ऊपर के 3 केंद्रक ऊपर की ओर एक ग्रुप बना लिए, और 2 केंद्रक बीच में आ जाते हैं, और 3 केंद्रक नीचे की ओर आ जाते हैं। अब इसी स्टेप के बाद क्या होता है दोस्तों कि कोशिका द्रव का विभाजन होता है। और कोशिका द्रव के विभाजन को हम क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं। तो कोशिका द्रव का जो विभाजन होगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, इसके फलस्वरूप जो केंद्रक बने हैं इनके चारों ओर क्या हो जाएगा, एक भित्ति का निर्माण होने लगता है। तो कोशिका द्रव विभाजन में क्या होता है दोस्तों, भित्ति का निर्माण होता है। अब देखिए भित्ति का निर्माण जब हो गया दोस्तों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा फाइनली भ्रूण कोष बना है, इसमें देख सकते हो जो ऊपर के हमारे 3 केंद्रक थे, 1 2 3, ये जो हमारे 3 केंद्रक ऊपर के थे, इनके चारों ओर देख सकते हो आप क्या है, भित्ति का निर्माण हो गया है, यानी ये 3 कोशिकाओं में बन गई है। अब देखिए इसके बाद जो और नीचे साइड भी देख सकते हो आप 1 2 3 कोशिकाएं नीचे की ओर भी बन गई है। और ये बीच वाली जो कोशिका है दोस्तों, एक ये बड़ी कोशिका बन गई बीच की, ये जो है ये क्या है, बीच की जो कोशिका है दोस्तों, ये क्या है, केंद्रीय कोशिका है। तो फाइनली दोस्तों जो हमारा भ्रूण कोष होता है या एम्ब्रियोसाइक होता है, इसमें देखिए ऊपर की जो 3 कोशिकाएं होती है, 1 2 और ये 3, इन 3 कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं दोस्तों, प्रतिमुखी कोशिकाएं कहते हैं, एंटीपोडल सेल कहते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों जो बीच के 2 केंद्रक हैं इनको हम क्या कहते हैं, ध्रुव केंद्रक कहते हैं। और ये जो बीच वाली कोशिका है दोस्तों, ये बड़ी सी बीच वाली जो कोशिका हमको खाली भाग पूरा दिख रहा है, ये बीच की कोशिका है। इस कोशिका को हम क्या कहते हैं दोस्तों, केंद्रीय कोशिका कहते हैं। और इसके बाद देखिए नीचे 3 कोशिकाएं हमको दिख रही है, 1 2 3। तो इसके जो ऊपर वाली कोशिकाएं दोस्तों, ये वाली जो कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं, अंड कोशिका कहते हैं। और ये अंड कोशिका कैसी होती है, हेप्लॉइड होती है। अब इसके बाद देखिए ये जो नीचे की दो सेल हमको दिखाई दे रही है, या नीचे की 2 कोशिका है, ये एक ये वाली और एक ये वाली। तो नीचे की जो दोनों कोशिकाएं हैं इनको हम क्या कहते हैं, सहायक कोशिका कहते हैं। और सहायक कोशिका दोस्तों क्या होते हैं, 2n होती है या डिप्लॉइड होती है। अब देखिए दोस्तों क्या होता है, इनको सामूहिक रूप से अंड कोशिका और सहायक कोशिका, इनको सामूहिक रूप से हम क्या कहते हैं, अंड समुच्चय कहते हैं। और ये 2n और ये एक यानी हेप्लॉइड मिलके क्या बना लिए, यहाँ पे 3n बना लिए दोस्तों। अब यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों हम भ्रूण कोष जो हमारा बन चुका है फाइनली, इसमें क्या होता है, 7 कोष की व 8 केंद्र की भ्रूण कोष है। अब इसमें आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी सेल है, टोटल 7 सेल होती है। तो एक परिपक्व भ्रूण कोष में कितनी दोस्तों, 7 सेल होती है। आपसे एग्जाम में भी हमेशा पूछा जाता है, ये नीट वगैरह में भी कई बार पूछा जा चुका है कि भ्रूण कोष में टोटल कितने केंद्रक होते हैं और कोशिकाएं कितनी होती है। चलिए दोस्तों अब ऊपर की ओर देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 कोशिकाएं या 3 सेल हमारी ऊपर की ओर बन गई। और एक कोशिका दोस्तों जो हमारी है ये कैसी है, ये बीच वाली जो पूरा कोशिका, ये केंद्रीय कोशिका हो गई। तो टोटल कितनी कोशिका बन चुकी दोस्तों, 3 ये ऊपर की हो गई और एक ये 4 हो गई। और 3 कोशिकाएं देख सकते हो आप यहाँ पे, जो एक अंड कोशिका है हमारी, एक ये 4 हो गई, सॉरी ये 5 हो गई। और इसके बाद जो ये 2 कोशिकाएं हैं, तो 5 और 2 ये 7 कोशिकाएं बन गई। तो इस प्रकार से जो हमारा भ्रूण कोष है वो 7 कोष की होता है। और देखिए इसके साथ साथ जो हमारा भ्रूण कोष है वो कैसा होता है, 8 केंद्र की अवस्था होता है। देखिए तो इसमें हम पहले ही देख चुके हैं,
1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें क्या होते हैं, 8 केंद्रक होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमारा भ्रूण कोष बना दोस्तों, वह कैसा होता है, एक 7 कोष की, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक 7 कोष की और एक 8 केंद्र की भ्रूण कोष का निर्माण हो चुका है। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।